नमस्कार, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश टैक्स मंत्रा, जिसमें कि हम आपके टैक्स से जुड़ी जो भी उलझने हैं वो इस शो में सुलझाएंगे। और अगर आपके कुछ सवाल हैं तो वो आप हमसे पूछ सकते हैं। हम सवाल पूछने का तरीका बेहद ही आसान है। आप हमें फ़ोन कर सकते हैं, साथ ही अपने सवाल को हमें मेल के ज़रिए भी भेज सकते हैं। चलिए, अब आज का जो टॉपिक है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि काफ़ी लोग इस बारे में जानना चाह रहे हैं। अब वित्तीय वर्ष 2024 भी खत्म होने वाला है, तो ऐसे में आपको ध्यान होगा कि साल के शुरुआत में आपके एम्प्लॉयर ने आपसे इन्वेस्टमेंट डिक्लेरेशन करवाया होगा, जो कि आपने साल की शुरुआत में किया। अब आपकी कंपनी उससे जुड़े इन्वेस्टमेंट प्रूफ भी मांगना शुरू कर चुकी होगी, और काफ़ी मामलों में ऐसा भी देखने को मिला होगा कि वहाँ पर टैक्स डिडक्शन भी हुए होंगे। तो ये जो टैक्स कटे हैं उन्हें कैसे बचाएं, टैक्स के लिए ईयर एंड प्लानिंग कैसे करें, किन किन दस्तावेजों की, किस तरह के डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है, और इसी के साथ ही साथ हम ये भी चर्चा करेंगे कि अभी से कैसे आज जो गलतियां आप कर चुके हैं पिछले साल, अब वो गलती दोबारा ना दोहराएं, और किस तरीके से आप अपनी प्रॉपर प्लानिंग अभी से शुरू कर सकते हैं या फिर उसकी तैयारी अभी से करना शुरू कर सकते हैं। ये आज हम इस पर चर्चा करेंगे, और इसमें हमारी मदद के लिए जुड़े हैं टैक्स एक्सपर्ट और taxbuddy.com के फाउंडर सुजीत बांगड़ जी। सुजीत जी, थैंक यू सो मच ईटी नाउ स्वदेश को समय देने के लिए। तो आज की चर्चा में हम अब फाइनेंशियल ईयर एंड ये खत्म होने वाला है, तो उसकी टैक्स प्लानिंग के बारे में आपसे थोड़ा समझना चाहेंगे। और इसमें सबसे ज़रूरी बात जो कि हमने शो के शुरुआत में भी हाईलाइट की है कि इन्वेस्टमेंट डिक्लेरेशन तो आप कर चुके होंगे, अब समय है उनसे रिलेटेड प्रूफ जमा करने का। जो भी रिकॉर्ड्स होते हैं वो अब इनकम प्रूफ या फिर एक्सपेंसेस प्रूफ अब अपने एम्प्लॉय को देना होता है। तो ऐसे में किस तरह के तैयारी करनी चाहिए, किस तरह के इनकम स्टेटमेंट प्रूफ अपने पास रेडी रखना चाहिए कि जब एम्प्लॉय मांगे तो आप ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेशन में ना फंसे और आसानी से ये प्रोसेस भी पूरा कर सके, जिससे कि जो टैक्स कट रहा है उसकी चिंता आपको ना सताए। उसके लिए क्या क्या चीज़ें करें? गुड आफ्टरनून पूजा। थैंक्स टू बी हियर। और ये आपने एकदम सही पॉइंट्स जो है जो रेज किया है, क्योंकि एज यू नो नवंबर और दिसंबर के महीने में प्राइवेट सेक्टर में और इवन इन गवर्नमेंट सेक्टर एम्प्लॉयज को डिक्लेरेशन देना पड़ता है अपने एम्प्लॉयर को। और जनवरी और फरवरी महीना ये होता है कि उनके प्रूफ्स देने के लिए होता है। तो सबको ऑलरेडी कॉल आना स्टार्ट हुआ होगा। तो हमारे हम्म। भी कंपनी एचआर ने मुझे भी कॉल किया है जी। टैक्स बॉडी में कि सर आप इन्वेस्टमेंट दे दो करके। तो इसमें हम गलतियां ये करते हैं मोस्टली, हाँ। या फिर गलतियां से ज्यादा कि हमें ये जो जो हमें जो द वी हैव टू टेक केयर ऑफ फ्यू थिंग्स, वो कौन सी चीजें हैं। तो सबसे पहले है कि हम्म। हम बेसिक चीज हम्म। एचआरए तो हम 100% सबको मिलता ही है प्राइवेट में, राइट। और एचआरए मिलता ही है तो, और हम्म। अगर एचआरए नहीं मिलता तो आप एटीजीजी का भी डिडक्शन आप क्लेम कर सकते हो। तो आपको सबसे पहले रेंट रिसिप्ट आपको टेक अवेलेबल करने हैं। तो आप रेंट रिसिप्ट ले लो। आपने रेंट अगर किसी महीने हम्म। का गलती से भरा नहीं है तो रेंट पे करो, क्योंकि पेमेंट ऑफ रेंट ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो रेंट रिसिप्ट ले लो अपने पास, वो रेंट रिसिप्ट रखो तो आपका एचआरए सिक्योर हो जाएगा। फिर एटीसी में एक बहुत इंपॉर्टेंट डिडक्शन होता है अपना ट्यूशन फीस का। तो ट्यूशन फीस में भी हमें प्रॉपरली आप ट्यूशन फीस अपने बच्चों के जो स्कूल के लिए आपने पे किया है वो ट्यूशन फीस आपके रिसिप्ट आप कलेक्ट करो। और हमें डिडक्शन जो होता है वो सिर्फ ट्यूशन फी को होता है। और अगर आप अपनी बच्चों के स्कूल की फी की रिसिप्ट देखेंगे ना, तो उसमें डेवलपमेंटल चार्जेस, लाइब्रेरी चार्जेस, एक्सेट्रा एक्सेट्रा होते हैं। तो हमें सिर्फ उसमें से ट्यूशन फी का पोर्शन निकालना है जिसका हमें डिडक्शन क्लेम करना है। तो ये एक एक्सरसाइज हम कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट इम्पोर्टेंट पार्ट इज कि अपना अगर हमने ईएलएसएस की सिप नहीं लगाई, राइट। कुछ लोग ईएलएसएस की सिप लगाते हैं, वो बहुत अच्छा आदत है, बहुत अच्छी हैबिट है। लेकिन अगर आपने सिप नहीं लगाई और आप हमेशा फरवरी में मार्च में वन टाइम पेमेंट करते हो, तो आपको वो अमाउंट वर्कआउट करना है कि अपना कितना ईएलएसएस का पेमेंट करना है। तो उसका भी पेमेंट आपको जो है वो करना पड़ेगा। आपने अगर प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप किया होगा, मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम करते हैं, कोविड के टेस्ट करते हैं, उसका भी आप रिसिप्ट जो है वो निकाल के रखिए।
एंड सबसे इम्पोर्टेंट चीज, आपके पास अगर सीनियर सीनियर सिटीजन पेरेंट्स है, वो पेरेंट्स है जो सीनियर सिटीजन है, तो उनके ऊपर अगर कोई मेडिकल एक्सपेंडिचर किया है तो एटीडी में अप टू 50,000 का आपको डिडक्शन मिलता है। तो आप मेडिकल एक्सपेंडिचर अगर सीनियर सिटीजन के हेल्थ पे कुछ हुआ है, तो वो भी आप रिसीप्ट या उसके जो कागजात है वो आप आपके पास लेके रखें। होम लोन के जो डॉक्यूमेंट है, उसमें एक डिसेप्टिव इंफॉर्मेशन होता है, हमें इमीडिएट वी डोंट अंडरस्टैंड। एटीसी में प्रिंसिपल का डिडक्शन मिलता है और एटीसी के बाहर इंटरेस्ट का डिडक्शन मिलता है 2 लाख तक का। तो आप 12 महीने का ईएमआई का डेटा निकालो और उसमें से इसको प्रिंसिपल का पोर्शन अलग करो और इंटरेस्ट का पोर्शन अलग करो। तो ये चीजें ऐसी, मतलब इट विल कीप ऑन गोइंग। तो ये टू कम टू द कंक्लूजन, जो भी आपने डिडक्शन क्लेम करने के लिए, जो भी आप एक्सपेंडिचर करने वाले हो या इन्वेस्टमेंट करने वाले हो, जो भी क्लेम किया है, उसमें से जो एक्सपेंडिचर हुआ है उनके रिसिप्ट ले लो, और जो इन्वेस्टमेंट किया है उनके रिसिप्ट लेके उनकी प्रॉपर अमाउंट वर्कआउट करो। और अगर आपने इन्वेस्टमेंट नहीं किया तो इमीडिएटली करो, नहीं तो क्या होता है 31 मार्च तक अगर नहीं होता, तो हम भूल जाते हैं अनफॉर्चुनेटली, तो फिर बस इज मिस्ड, वी कैन नॉट क्लेम दैट डायरेक्शन। हम्म। सुजीत जी, अभी आपने जो एटीडी मेडिकल एक्सपेंसेस की बात की, अभी कुछ ही दिन पहले मुझसे कोई पूछ रहा था, मैंने कहा कि शायद मुझे ठीक से ना पता हो, तो मैं एक्सपर्ट से ही पूछूंगी कि हम इस पे शो भी करने जा रहे हैं। पेरेंट्स, अगर आपने अपने सीनियर सिटीजन पेरेंट्स के मेडिकल हेल्थ चेकअप पर एक्सपेंसेस किया है तो उसका डिडक्शन, उसका क्लेम आप ले सकते हैं, राइट? क्या इसमें ग्रैंड पेरेंट्स भी इन्वॉल्व होते हैं क्या? अगर उनके मेडिकल हेल्थ चेकअप पर आपने कुछ एक्सपेंसेस किया है तो क्या ग्रैंड पेरेंट्स में इसमें इन्वॉल्व होते हैं, या फिर सिर्फ इमीडिएट जो सीनियर सिटीजन पेरेंट्स हैं आपके, सिर्फ वही इसमें शामिल हैं? देखिए, एज पर वो प्रोविजन ऐसा है एटीडी में, अगर मैं खुद के लिए या फिर मेरे हम्म। वाइफ एंड बच्चों के लिए मैं इंश्योरेंस लेता हूँ, हेल्थ इंश्योरेंस, तो 25,000 तक का प्रीमियम मैं क्लेम हम्म। कर सकता हूँ डिडक्शन। अगर मैं पेरेंट्स के लिए लेता हूँ हेल्थ इंश्योरेंस तो अनदर 25,000 का मैं क्लेम कर सकता हूँ। लेकिन अगर मेरे पेरेंट्स सीनियर सिटीजन है तो मैं, ये लिमिट मेरा 50,000 हो जाता है। और इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये है कि मैं प्रीमियम का भी डिडक्शन ले सकता हूँ 50,000, और अगर सपोज प्रीमियम पेड नहीं है उतना, लेकिन हेल्थ पे एक्सपेंडिचर हुआ है उनके सीनियर सिटीजन पेरेंट्स के, तो 50,000 रुपए तक का डिडक्शन मिलता है। लेकिन एक्ट में देखना पड़ेगा, ये तो ग्रैंड पेरेंट्स के बारे में स्पेसिफिक मेंशन नहीं है वहां पे, राइट? तो ये थोड़ा सा इशू, थोड़ा सा एक एम्बिग्युअस है प्रैक्टिकली। बट क्योंकि एक्ट में जो स्पेसिफिक मेंशन किया है वो पेरेंट्स, सीनियर सिटीजन पेरेंट्स, तो बट लॉजिकली आप देखे जाए तो गैर पेरेंट्स के लिए ये डिडक्शन लेने का सुविधा होनी चाहिए। तो लेकिन वो थोड़ा सा ग्रे एरिया बन जाता है। बिल्कुल। तो होनी तो चाहिए। अब आगे आने वाले समय में हम इसे जब चर्चा करते रहते हैं तो हम सुझाव भी पहुंचाएंगे, लेकिन फिलहाल आप अपने पेरेंट्स के लिए ही कर सकते हैं, क्योंकि जो एक्ट है, जो नियम है, उसमें पेरेंट्स का नाम है, ग्रैंड पेरेंट्स का नाम यहाँ पर नहीं निकल कर आया। तो उम्मीद है जो दर्शक हमसे पूछे हुए हैं ये सवाल, उनको उनका जवाब भी मिला होगा। अब ये क्योंकि अब वित्त वर्ष जो खत्म होने वाला है, ये कंफ्यूजन का समय रहता है उनके लिए भी जिन्होंने साल के दौरान अपनी जॉब चेंज की है। काफ़ी लोग नवंबर सितंबर के समय अपनी जॉब चेंज कर रहे होते हैं, तो उन्हें किन किन बातों का ध्यान में रखना चाहिए जब वो अपने प्रूफ सबमिट कर रहे हैं और फाइनेंशियल ईयर एंड हो रहा है, तो किस तरह की प्लानिंग उन्हें करनी चाहिए? क्योंकि यहाँ पर अर्लियर जो उनके एम्प्लॉयर होंगे, जो प्रीवियस एम्प्लॉयर होंगे, उनकी भी डिटेल्स उन्हें सबमिट करनी होगी। तो किस तरीके से वो करें ये चीज़, और क्या प्लानिंग उन्हें करनी चाहिए जिन्होंने अभी जॉब चेंज किया है? देखिए, जब हम जॉब चेंज करते हैं तो उसका सबसे पहला एक सिनेरियो होता है कि वो हमने हमने वहां पे इनकम अर्न किया है, हमारे इनकम पे उन्होंने टीडीएस किया है, हमारे पहले एम्प्लॉयर ने। लेकिन हमने अगर वो डेटा हमारे न्यू एम्प्लॉयर को ठीक से दिया नहीं, तो हमारा जो टीडीएस है वो प्रॉपरली नहीं होगा। ये एग्जैक्टली प्रैक्टिकली कैसा होता है, मैं आपको एग्जांपल से बता देता हूँ। तो सपोज मेरा पहला जॉब था नवंबर तक का, और मैंने अप्रैल से लेकर नवंबर तक किसी ने एक जॉब किया, उस जॉब में उसका एक सर्टेन इनकम था।
और उस इनकम के ऊपर उसने ऑलरेडी टीडीएस डिडक्ट किया है, राइट। और जनवरी से दिसंबर से लेके मार्च तक जो उसको इनकम अर्न हुआ है, वो इनकम बेसिकली अराउंड 5 लाख से कम है, राइट। 5 लाख से कम है। तो एज वी नो दैट कि 5 लाख तक तो ये 87A का जो रिबेट है वो होता है। तो अगर 5 लाख से कम इनकम होता है तो उसके ऊपर प्रैक्टिकली टैक्स नहीं पड़ता बिकॉज ऑफ रिबेट। सो इस सिचुएशन में एग्जैक्ट एक 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 एरर ये हो सकता है हमारे न्यू एम्प्लॉयर से कि न्यू एम्प्लॉयर कंसिडर करेगा मेरा इनकम एज अ नॉन टैक्सेबल एंड वो टीडीएस नहीं करेगा। लेकिन मेरा पुराने एम्प्लॉयर के यहाँ मेरा ऑलरेडी मैंने बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट क्रॉस करके मैं हायर टैक्स ब्रैकेट में गया हूँ 20% के पिछले 8-9 महीने में मेरे पुराने जॉब में। तो इन दैट केस ये जो नए जॉब में मुझे दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च का जो सैलरी मिल रहा है उसके ऊपर लॉजिकली टीडीएस होना चाहिए था। लेकिन अभी क्या हुआ, टीडीएस नहीं हुआ। तो मैं थोड़ा खुश रहूंगा कि मेरा सैलरी कट नहीं हो रहा मार्च तक, लेकिन जब जून जुलाई आ जाएगा तो मुझे उसका जुर्माना भुगतना पड़ेगा। व्हाट विल हैपन एट दैट टाइम व्हेन जब मैं इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल करने जाऊंगा तब मैं रियलाइज करूंगा कि मेरी टैक्स लायबिलिटी आती है एक्स, लेकिन मेरा टीडीएस हुआ है एक्स माइनस समथिंग, मतलब पूरा टीडीएस नहीं हुआ क्योंकि मेरे न्यू एम्प्लॉयर ने टीडीएस ही नहीं किया। तो मुझे टैक्स विथ इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा इन द मंथ ऑफ जुलाई, राइट। और मेरा कैश फ्लो भी डिस्टर्ब होगा क्योंकि वो अनफोर्सिन एक्सपेंडिचर होगा, मेरे प्लान में वो एक्सपेंडिचर नहीं रहेगा। तो ये पहला एक उसका ये है फॉल आउट है। दूसरा फॉल आउट ऐसा है कि अगर अगर हमने किसी पुराना एम्प्लॉयर के साथ हमारा जो चल रहा है हमारा इनकम का डिटेल्स हुआ है और वो इनकम के जो वहां पे जो हमारा टीडीएस हुआ है वो शायद हमारा टीडीएस एक्सेसिव टीडीएस हुआ है शुरुआती के दिनों के, क्योंकि वहां पे पहले एम्प्लॉयर को मैंने मेरे इन्वेस्टमेंट के जो डिटेल्स है वो सबमिट नहीं किए थे, राइट। और अगर जब मैं नया जॉब ज्वाइन करता हूँ और उस समय अगर वो मैं पूरा डिटेल्स उनके पास नहीं देता तो ये प्रोबेबिलिटी है कि मेरा जो टीडीएस है वो डबल टीडीएस हो जाएगा उस समय, राइट, क्योंकि मैंने पुरानी डिटेल्स नए एम्प्लॉयर को नहीं दी। तो इस सिचुएशन में जब मैं रिटर्न फाइल करने जाऊंगा तो मुझे रिफंड क्लेम करना पड़ेगा। यानी ड्यूरिंग द ईयर मेरा एक्सेस टीडीएस जा रहा है तो अननेसेसरी मेरा टैक्स आउटगो होगा और मुझे बाद में रिफंड से क्लेम करना पड़ेगा। तो ये सिचुएशंस हम अवॉइड कर सकते हैं। सिंपल वे है कि एक इनकम टैक्स एक्ट में एक स्टैट्यूटरी फॉर्म भी है जो आपको एक्चुअली नए एम्प्लॉयर को देना पड़ता है। तो आप अगर ये आदत लगाएंगे तो आप नए एम्प्लॉयर को प्रॉपर आपका पुराना एम्प्लॉयर कौन सा है, डिटेल्स कौन से हैं, इवन प्रोविडेंट फंड का अकाउंट नंबर, ट्रांसफर, ऑल दीज थिंग्स, ये जो थोड़ी हाउस कीपिंग की चीजें हैं ये अगर ठीक से कमते करते हैं हम न्यू जॉब चेंज पे तो थिंग्स विल बिकम वेरी इजी और अपना कैश फ्लो भी प्रॉपर रहेगा। राइट बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें आपने हाईलाइट की है क्योंकि ये अक्सर उन लोगों के लिए परेशानी हो जाती है जो नई जॉब पे स्विच करते हैं। और कभी कभार आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात एक और हाईलाइट की कि वो बढ़े हुए टैक्स स्लैब में भी चले जाते हैं और उसके बाद आखिरी में कुछ बड़ा टैक्स डिडक्शन भी उनको देखना पड़ता है जिसकी कि वो तैयारी उनको नहीं थी शायद पहले से ही। तो इन चीज़ों को समझ लें और जो जो भी डॉक्यूमेंट्स अभी हमने चर्चा की है उन बातों का भी ध्यान। अब इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं सुजीत जी। अब अगला सवाल होगा बैंकिंग ट्रांजैक्शन को लेकर। काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जो जिसमें कि हम बैंक के ज़रिए ट्रांजैक्शन हो जाते हैं, जैसे कि पैसा अगर एफडी में है या फिर हम किसी और तरीके का अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं तो उसके भी इंटरेस्ट रिसीव होते हैं या फिर क्रेडिट होते हैं। तो अब वो हम डायरेक्ट पेमेंट तो नहीं कर रहे हैं लेकिन वो बैंक अकाउंट में रिफ्लेक्ट हो जाते हैं। तो बैंक रिकॉर्ड से संबंधित किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए जब आप टैक्स प्लानिंग कर रहे हैं या फिर आप फाइनेंशियल ईयर इनकी प्लानिंग कर रहे हैं? तो बहुत बार क्या होता है कि हम हमारे रेगुलर लाइफ में, प्रोफेशनल हम्म। एंगेजमेंट में, प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज में इतने एंगेज होते हैं और उतना वर्कलोड इतना होता है कि हम छोटी छोटी चीजें नजरअंदाज हो जाती है।
जैसे हमें कोई इंश्योरेंस की कोई छोटी-सी पॉलिसी थी, वो मैच्योर हुई है, उसका प्रोसीड आया है, या फिर यही चीज़ हमने हेल्थ चेकअप के लिए कहीं पे पेमेंट किया था, वो ऑनलाइन पेमेंट किया था, राइट? या फिर या फिर हमारा कोई मतलब कोई हमने अचानक कोई एक अच्छा अपॉर्च्युनिटी आया और हमने एएलएसएस में पेमेंट किया था, और एनीथिंग व्हिच वी डू इज़ रिफ्लेक्टेड इन बैंक अकाउंट। तो क्या होता है, अगर हम अपने बैंक अकाउंट हम हाथ में लेते हैं और हम हर एक ट्रांज़ैक्शन को एक बार नोट करते हैं, तो हमें ऐसी चीज़ें रियलाइज़ होगी जो हमने रेगुलर कोर्स ऑफ लाइफ में की है, लेकिन उसका टैक्स सेविंग इंसिडेंस है, राइट? और वैसी चीज़ें जैसे हमने छोटी कोई कहीं पे कोई प्रॉपर्टी ली है, परचेज़ की है, तो उसका रजिस्ट्रेशन चार्जेस अगर हमने पे किया है, तो वो हम एटीसी में ऐड कर सकते हैं, राइट? अगर हमने एजुकेशन लोन लिया है बच्चों के लिए, तो हम देखेंगे तो यार एजुकेशन लोन का ईएमआई क्या है, हमें ऐसा दिखता है। तो हम उसमें से इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, तो एजुकेशन लोन के इंटरेस्ट पे पूरा डिडक्शन है, विथ नो सीलिंग लिमिट, राइट? तो तो मेनी बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं कि जो हम अदरवाइज़ मिस आउट कर सकते हैं। उसके लिए बैंक स्टेटमेंट देखना ज़रूरी है। दूसरी चीज़, बैंक स्टेटमेंट आप देखेंगे तो आपको एग्ज़ैक्ट अमाउंट दिखेगा। जैसे अब एम्प्लॉयर को आपको देना है डेटा, तो आप जो आउटगो हुआ है वो आपको देखना है। जो आउटगो हुआ है वो एग्ज़ैक्ट कितना हुआ है वो आपको देखना है। तो अनदर थिंग ये है कि आजकल यूपीआई पेमेंट मोड इतना कॉमन हो गया है कि यूपीआई हैज़ बिकम न्यू कैश नाउ, कि आपका मोबाइल फ़ोन हैज़ बिकम न्यू कैश। रादर इवन ₹100 भी कहीं पे देने हैं तो ₹100 का भी छुट्टा नहीं होता किसी के पास, फॉर एग्ज़ाम्पल इतना यूपीआई प्रोमिनेंट हुआ है। तो आजकल बहुत सारे इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट्स भी, या फिर बहुत सारे टैक्स सेविंग के ऑप्शंस भी है, वहाँ पे भी हम यूपीआई से पेमेंट कर सकते हैं। तो ये सारे पेमेंट्स और ये सारी चीज़ें बैंक अकाउंट में रिफ्लेक्ट होती है। इसलिए अगर हम बैंक अकाउंट्स को बारीकी से गो थ्रू करें, उसको वेरीफाई करें, एग्ज़ामाइन करें, तो हमारा कोई भी डिडक्शन मिस आउट नहीं होगा। कोई भी हम डिडक्शन हम जो अननोइंगली हमने कुछ चीज़ें की हैं, जिसका टैक्स सेविंग इंसिडेंस है, ऐसी कोई भी चीज़ मिस आउट नहीं हो सकती। और दूसरी चीज़, जो चीज़ हमें मालूम है कि मैंने एएलएसएस में पेमेंट किया है, लेकिन एग्ज़ैक्टली कितना आउटगो गया है, वो मुझे देखना है, क्योंकि मैं अगर मेरे अकाउंट एएलएसएस के लिए मोबाइल फ़ोन में वो इन्वेस्टमेंट ऐप में जाऊँगा, तो इमीडिएटली मुझे जो टोटल मेरा कॉर्पस दिखेगा। लेकिन मुझे एग्ज़ैक्टली इस लास्ट 3 मंथ्स में कितना इन्वेस्ट किया है, 6 मंथ में कितना इन्वेस्ट किया है। ये अगर एकदम एग्ज़ैक्ट ऑथेंटिक उसका ओरिजिनल सोर्स देखना है, तो बैंक स्टेटमेंट इज़ द ऑथेंटिक ओरिजिनल सोर्स। तो इसलिए बैंक स्टेटमेंट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट टू वेरीफाई एंड टू गो अहेड विथ। सुजीत जी, अब आते हैं जो मार्केट पार्टिसिपेंट्स हैं उनके लिए, और उनके लिए भी एक समय हाँ, काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। जो भी ये पुराने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स हैं, लॉसेस हाँ। हैं, उन्हें ध्यान में रख के उन्हें आप एडजस्ट कर सकते हैं, उसके सामने ट्रांजेक्शन ले सकते हैं। तो इसके बारे में कुछ बताइए कि जो कि लिस्टेड शेयर में इन्वेस्टेड हैं, म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्टेड हैं, वो किन बातों का ध्यान रखें? जनरली जब भी हम म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट करते हैं, एफएनओ ट्रांज़ैक्शन करते हैं, शेयर ट्रांज़ैक्शन करते हैं, ये सारी चीज़ें करते हैं, तो इसमें एक चीज़ है जिससे हम मिस आउट हो सकते हैं, वो है एडवांस टैक्स। क्योंकि अगर मैं शेयर ट्रेडिंग करता हूँ, मैंने अगर नवंबर के महीने में कुछ ट्रेडिंग किया है और कुछ इनकम अर्न किया है, और मेरा अर्न इनकम प्रॉफिट जो है वो अराउंड 25,000 का है। तो ऑब्वियसली मुझे दिसंबर 15 दिसंबर से पहले उसके ऊपर मुझे जो है वो टैक्स जो है वो डिडक्ट करना पड़ेगा। वो जो है टैक्स, अच्छा, उसका मुझे एडवांस टैक्स जो है वो मुझे पे करना पड़ेगा, क्योंकि उसका टैक्स तो कोई डिडक्ट नहीं होगा, तो मुझे एडवांस टैक्स पे करना पड़ेगा। तो अगर मैं फॉरेन एफएनओ के ट्रांजैक्शन में हूँ, अगर मैं शेयर ट्रेडिंग के ट्रांजैक्शन में हूँ, या कोई भी मैं स्टॉक मार्केट का ट्रांजैक्शन कर रहा हूँ, इवन मुझे कैपिटल गेन भी अर्न हुआ है, लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म, तो मुझे देखना है कि मेरी टैक्स लायबिलिटी 10,000 से क्रॉस हो रही है क्या? और अगर मेरी टैक्स लायबिलिटी 10,000 से क्रॉस हो रही है, तो फिर मेरा जो ये है कि एडवांस टैक्स है, वो एडवांस टैक्स मुझे पे करना पड़ेगा। बिल्कुल। तो ये सब बातों का भी ध्यान रखिए।
अब AIS इसके बारे में कुछ बताइए, क्योंकि काफ़ी लोगों को इस चीज़ की भी कन्फ्यूजन रहती है कि इसमें किस तरीके के रिकॉर्ड्स आते हैं, क्या उनकी भी समीक्षा करनी ज़रूरी है जब आप टैक्स प्लानिंग कर रहे हैं, और किस तरीके के रिकॉर्ड्स इनके AIS जो स्टेटमेंट है उसमें किस तरीके के रिकॉर्ड्स आते हैं, और अपना ITR फाइल करते वक्त या टैक्स प्लानिंग करते वक्त इसका रिव्यू करना या इसकी समीक्षा करना क्यों ज़रूरी है? देखिए, AIS एक वी आर ऑल फॉर्चुनेट। अगर हम ग्लोबली इनकम टैक्स इकोसिस्टम्स देखते हैं तो इंडिया में टेक्नोलॉजी का जो यूज है वो बहुत डीप लेवल तक पहुंचा है। हम जो भी ट्रांजैक्शन करते हैं वो ट्रांजैक्शंस सेंट्रली गैदर किए जाते हैं, उसका डेटा, और वो प्रोसेस करके AIS के स्वरूप में हमारे सामने आते हैं। तो हम जो क्लाइंट्स को हैंडल करते हैं ना पूजा, तो हमें कितनी बार ये केसेस दिखते हैं कि यूजर का डेटा आता है, उसके हिसाब से कैलकुलेशन होता है, फिर AIS देखते हैं तो फिर अलग ही कुछ नई चीज वापस आ जाती है। तो ये जो यूजर को भी मालूम नहीं है, तो यूजर बोलता है यार यार ये ट्रांजैक्शन तो मैंने किया ही नहीं, ये ट्रांजैक्शन तो मेरा है ही नहीं। लेकिन जब हम डिटेल्स में जाते हैं, बैंक स्टेटमेंट देखते हैं, तो वो ट्रांजैक्शन एक्चुअली हुआ है बट उसको वो याद नहीं आ रहा। तो ये चीज इस पॉइंट को हम पकड़ के फरवरी के महीने में अगर हम AIS का डेटा हमारे इनकम टैक्स के पोर्टल पे जाके अगर हम हमारा AIS का डेटा देखते हैं, तो हमें पता चलेगा कि हमारे कौन से ट्रांजैक्शन कैप्चर किए हैं। इसमें दो सिनेरियो होंगे। पहला सिनेरियो होगा कि ट्रांजैक्शंस कैप्चर हुए जो मैंने खुद एंटर किए हैं, जिनको मैं जानता हूँ। और दूसरे तरह के ट्रांजैक्शन होंगे कि जिसको मैं जानता ही नहीं। तो अगर गलती से कोई ट्रांजैक्शन AIS में आया है तो इमीडिएट आप ग्रीवेंस फाइल कीजिए, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को मेल लिखिए, उनको आप बताइए कि ये ट्रांजैक्शन मेरा नहीं है, आई डोंट ओन अप इट, राइट? बिकॉज अगर आप ऐसा नहीं लिखेंगे तो वो रिकॉर्ड पे वो ट्रांजैक्शन आपका ही रहेगा और बाद में दिक्कत हो सकती है। ये पहली चीज। हाँ, और दूसरा सिनेरियो जो मैंने बोला था कि अगर ट्रांजैक्शन जो AIS में दिखा है वो आपका खुद का है, इन दैट केस आप उस ट्रांजैक्शन को आप एग्जामाइन कीजिए, आप देखिए इसके ऊपर कोई टैक्स लायबिलिटी आती है क्या। अगर टैक्स लायबिलिटी आती है तो देखिए अगर वो टैक्स लायबिलिटी 10,000 रुपए से ज्यादा होती है क्या। अगर टैक्स लायबिलिटी 10,000 रुपए से ज्यादा होती है तो आप उसके ऊपर एडवांस टैक्स भरिए। अगर टैक्स लायबिलिटी आती है और उसके ऊपर टैक्स सेविंग के लिए आपके पास कोई ऑप्शन है, जैसे आपको अगर दिखता है कि कोई ट्रांजैक्शन है जिससे आपको कोई प्रॉफिट आ रहा है शेयर्स का, और आपके पास कोई ऐसा स्टॉक है जिसको आप बेच के आज लॉस आप बुक कर सकते हो, राइट? तो आप इमीडिएट वो स्टॉक को बेचो, लॉस बुक करो, और ये प्रॉफिट को उसके सामने सेट ऑफ करो। तो टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग जो बोलते हैं हम, वो भी आप कर सकते हो। तो इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है, हमें पता होना चाहिए कि वेयर आई स्टैंड। आज मेरा टैक्सेशन में कौन सी चीजें हैं जिसके ऊपर टैक्स इंसिडेंस आ रहा है, और इसका एक ऑथेंटिक सोर्स है AIS। तो इसलिए AIS का इंफॉर्मेशन अगर हम नहीं देखेंगे तो हमारा टैक्स कंप्लायंस कंप्लीट हुआ ऐसा हम बोल नहीं सकते। इसलिए ये प्रॉपर टाइम है to go to our income tax account on income tax portal, check into the AIS data and see whether it has been addressed properly or not. बिल्कुल, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो इनकम टैक्स पोर्टल पे जाइए। AIS की सुविधा अब सरकार आपको दे रही है, उसमें आपके सारे ट्रांजैक्शन का कहाँ आप स्टैंड कर रहे हैं, अगर कुछ गलत भी एंट्री हुई है उसका पूरा ब्यौरा मिलेगा। वो जाकर भी काफ़ी ज़रूरी है कि फरवरी मार्च के दौरान आप उसकी एक बार समीक्षा कर लें, और अगर कुछ गलत एंट्री भी हुई है तो उसकी भी जानकारी आप टैक्स विभाग को दे सकते हैं और अपनी टैक्स प्लानिंग भी बेहतर तरीके से कर सकते हैं। सुजीत जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज समय देने के लिए और इस एक इम्पॉर्टेंट चर्चा पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। चलिए, उम्मीद है आज की चर्चा में आपको एक मदद मिली होगी कि किस तरीके से या फाइनेंशियल ईयर एंड आते आते आप अपनी टैक्स प्लानिंग कर सकते हैं। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ, खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। नमस्कार।